सावधान। प्रथमाध्यानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षण श्रीति तत्कानि चैव पंचाशदष्टौ सहस्रं संख्या। हेलो। तो अभी क्लास चालू हो गई सरोज, बाद में बात करती हूँ। हाँ आया था तो देरी हो गई, अभी बंद करती हूँ। ऑन हो गई है क्लास। कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षाणि श्रीति तर्काणि चैव पंचाशदष्टौ सहस्र संख्यां यथाश्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तं भासीयात्यं धनर्देवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधर्मोऽयं शिरसा इच्छामि भक्ते सुधभक्ति कावसगो कोतोसल अंगो वन पहिने पावले परिम सुत पडमान वो पूज्या चलिया चेव सुत तैथुई धम्मकायं निचकालम अच्छेमि पुचेमि वंदामि नमस्सामि दुख को कम्बा को बहिलाओ सुगई गमन समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो। अच्छा, अथ माध्यान्हिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। सुर जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण सदृशे शीशानुग्रह कुशले धम्मार्ये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमे नय तरन्ति संसार सायरम परम छिन्नन्ति अटकमं जपं वर्णं न पावन्ति नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्र अर्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पंतो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्रानो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश इच्छामि बंते आर्य भक्ति का सगो कौतुसलम समनाम समदंसन समचरि जुत्तानां पंचविहाचाराणां आयर्यानम् आयरादि सूत्रानोपदेश्यानां उवध्यानां तीरेन गुण पालनर्यानां ससावनां नित्यकालं अच्छेमि पूज्यमि वन्दामि नमस्सामि दुःखको कम्मको बहिलाओ सुगैगमन समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति ओम अच्छम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविकल शब्द का नौगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा से तीर्था सरस्ते हर्तुन दूरितम अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार जीव कर्ण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री श्रवज्ञ देवास्तु ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचनानुसारतमासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नीलचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद मुख्तार जी की जय। अढ़ाई द्वीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांडली ग्रंथ कमर सारची जीव कांत जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवान नेमिचंद आचार्य ने गाथा रूप में लिखा है, और उस पर पंडित प्रवर रत्नचंद्र मुक्तार जी की टीका है। उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। जीव कांत जी के अंदर आचार्य ने प्रतिज्ञा की है कि हम 20 परूपमा के द्वारा जीव के बारे में बताएंगे। इस परूपमा में सबसे पहले गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा, फिर गति इंद्रिय योग कसाय काय योग वेद कसाय, ज्ञान संयम दर्शन लेस्या, भव्यत्व सम्यक्त संगी और आहार, और 20वीं परूपमा उपयोग। इस तरह से आचार्य 20 परूपमा का हमें इसमें ज्ञान कराएंगे। ग्रंथ के अंदर सबसे पहले मलाक्षरण के बाद में 14 गुण स्थान भावों का उपक्रम बताया आचार्य ने। किस गुण स्थान में कौन से भाव पाए जाते हैं। उसके बाद पहली परूपणा गुण स्थान परूपणा हमारी चल रही है। उसमें हम सूक्ष्म संप्राय यानी 10वें गुण स्थान के प्रकरण में आ पहुंचे हैं। सिद्धम शुद्धम पणमिया दिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवणम गोच्छम। उषा जी का 4 प्रश्न है, पहले उसको ले लेते हैं। आ क्यों नहीं रहा है? उषा जी आए क्या? आके आप एक बार जय जिनेन्द्र लिख के भेजिए तो। प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न से सबको फायदा होता है। अच्छा, उषा जैन, हाँ आ गया है। दूसरी फोटो थी, पहले भी फोटो आपने बदल दी है, इसलिए मैं नहीं जान पाई। इनका पहला प्रश्न है, सातिशय अप्रमत विरत गुण स्थान में द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि, छायिक सम्यक दृष्टि, चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का उपसम या क्षय करके श्रेणी चढ़ते हैं क्या? मैं प्रश्न को फिर से पढ़ रही हूँ। हैंड रेज करेंगे जो बताना चाहते हो। इनका प्रश्न है, अप्रमत विरत सातिशय अप्रमत विरत, यानी जिसको अधाकरण भी कहा, करण वहां से शुरू हो गया। तो ये कह रहे हैं कि वहां से द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि या छायिक सम्यक दृष्टि, दो ही तरह के सम्यक दृष्टि पाए जाएंगे वहां पर। तो इनका कहना है कि चारित्र मोहनी की 21 प्रकृति का उपशम या क्षय करके, यानी ये कहना चाह रहे हैं सातिशय अप्रमत 21 प्रकृतियों का उपशम श्रेणी वाला उपशम करके चढ़ता है, क्षय कर छपक श्रेणी वाला क्षय करके चढ़ता है क्या?
प्रश्न समझ में आया होगा सबको। जो उत्तर देना चाहते हैं वो हाँ हैंड रेज करेंगे। बीना जी, त्रिशला जी क्या उनकी भाई भाभी ठीक नहीं है क्या? भाभी आज उसकी की लड़की की रोकना है। क्योंकि कल तो उनका आया था कि वो शायद एक्सीडेंट हो गया था कि क्या उनके भाई भाभी का। किस किसका हो गया एक्सीडेंट? उनके भाई भाभी आए थे क्या मिलने के लिए? कैसे क्या वहीं वहीं रहते? मुझे इतना नहीं ध्यान है, आया था उनका मैसेज। पर किसी का एक्सीडेंट ही बता रही थी कि हॉस्पिटल में भर्ती है, अभी होश भी नहीं आया है, ऐसे बोल रही थी। अच्छा भाभी, मेरे को तो नहीं पता इस बात का। मुझे ये तो पता मेरी छोटी भाभी और भाई एडमिट थे, उनके उनके पेन था मतलब। आज ऑपरेशन भी है उनका। चलिए, और ये चलिए एक्सीडेंट ठीक है। का नहीं मुझे पता। ठीक है, चलिए ठीक। तो ये प्रश्न का उत्तर कौन देना चाह रहे हैं? क्या प्रश्न था, मैं तो भूल गई। बोलिए कविता जी। दीदी मैं ट्राई कर रही हूँ। मतलब वहां तो क्षय और उपसम तो नहीं कहते, श्रेणी मांडता है करने के लिए, करेगा तो आगे। आगे कहाँ? घंटा भर के बाद आगे तो कोई उत्तर नहीं हुआ ना। नहीं, 9वें गुण स्थान में। स्थान। श्रेणी कहाँ मंडती है? सातिशय अप्रमत में। श्रेणी कहाँ मंडती है? 8वें गुण स्थान में। फिर कैसे साथ में बोले? हाँ, 8वें गुण स्थान में श्रेणी मंडेगी। वहां विशुद्ध परिणाम से बस वो सातिशय अप्रमत में आया जीव। क्योंकि वहीं से द्वितीय उपसम या छपक श्रेणी शुरू होती है, अच्छा उपसम या छपक जो भी कहिए। तो इसलिए श्रेणी वाली चीज जो है वो अपूर्वकरण से। तो आपने सुना होगा 21 प्रकृतियों का क्षय या उपसम 9वें गुण स्थान में जीव करता है। हम लोगों ने देखा, अंतरकरण करके स्थान खाली करता है। उसके बाद अंतरकरण के बाद फिर उन प्रकृतियों को या तो क्षय करता है या उपशम करता है। दूसरा इनका प्रश्न है, स्थिति बंधा अपसरण मिथ्या दृष्टि भी करता है क्या? स्थिति बंधा अपसरण मिथ्या दृष्टि भी करता है क्या? हैंड रेज करेंगे। कोई बताना चाह रहे हैं क्या? नहीं, कविता जी का तो आ ही गया है हाथ। आप बताएंगे क्या बीना जी? आप बताना चाह रही हैं? हाँ, नहीं भाभी, नहीं करता बंधा शरण मिथ्या दृष्टि जीवी। चलिए, और कोई उत्तर देना चाह रहे हैं क्या? बोलिए कविता जी। ललिता जी, एक मिनट। कविता जी एक मिनट। ललिता जी बोलिए। मिथ्या दृष्टि ही करता है। गलत है। समझते हैं अपने लोग। गलत और सही नहीं हम कुछ कह रहे हैं, अभी कुछ नहीं पता है ना। दो दो उत्तर दिए, दोनों उत्तर एकदम विपरीत आया अपना, है ना। अब बोलिए कविता जी, आप क्या बोलती हैं? आप दोनों को मिला के बोलिए। और दूसरा किसने दिया था? खाली ललिता जी नहीं तो दिए है। बीना जी ने भी दिया था। अच्छा, 34 बंधापसरण का जो काम है वो प्रायोगिक लब्धि में होता है। मिथ्या दृष्टि के तो क्या क्वेश्चन क्या था? स्थिति बंधापसरण ना। हाँ, ये पूछ रही है, स्थिति बंधा अपसरण मिथ्या दृष्टि भी करता है क्या? हाँ। यहाँ जो आपने ललिता जी क्या कौन कहा कि मिथ्या दृष्टि ही करता है, तो यहाँ ये द्वितीय उपशम में, सॉरी, श्रेणी में जो स्थिति बंधा अपसरण हो रही है, हाँ। चित्र भी बना के मैंने भेजा था। 100 बरस की बांध रहा है, फिर 95 की बांध रहा है। स्थिति बंधा अपसरण मतलब इनकी स्थिति के बंध का घटना, अपसरण घटाना। माने घटना। हाँ। वो चित्र भी बना के भेजा था। 100 बरस की स्थिति बांध रहा है, फिर 95 की बात। एक वो 5 बरस हम समझाने के लिए होता तो बहुत कुछ है वहां पर। तो और वो कौन सा है? वो अपूर्वकरण वाला, तो मिथ्या दृष्टि हो ही नहीं सकता है। तो ये कहना कि स्थिति बंधा अपसरण मिथ्या दृष्टि ही करता है, ये भी गलत है। और अगर ये कहते हैं स्थिति बंधा अपसरण सम्यक दृष्टि भी करता है, तो फिर प्रायोग लब्धि के बाद 34 बंधा अपसरण होते हैं, वो किसके होते हैं? फिर वो मिथ्या दृष्टि के होते हैं।
है ना। इसलिए तीन, हाँ, एक मिनट 3 करण, अब समझ लीजिए, है ना, विवक्षा समझ लीजिए, लिखे नहीं लिखे वो आप लोग की है, जिनको याद रह जाता हो। जहां जहां भी 3 करण परिणाम कहा, प्लीज जो भी म्यूट कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है और वापस वापस रिपीट होती नहीं है। कितनी मतलब ध्यान से सुनिए सब। हम लोग जान चुके हैं 3 करण परिणाम 6 जगह होते हैं। कौन कौन सी 6 जगह होते हैं, कौन बताएंगे? देख के या बिना देखे, कैसे भी बताइए, उच्चारण करने से भी बहुत कुछ होता है। बोलिए उषा जी। प्रथमोपम सम्यक प्राप्त करते समय, अनंतानुबंधी विसर्जन के समय, चारित्र मौन के उपसम के समय, चारित्र मौन के क्षय के समय, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय और द्वितीय सम्यक प्राप्त करते समय। उपसम श्रेणी चढ़ते समय तो 6 जगह होता है। तो जहां पर भी ये हो रहा है आपको 3 करण परिणाम, जहां भी हो रहे हैं सब जगह स्थिति बंधा अपसरण होता है। अब ये 6 जगह में प्रथमोपसम मिथ्या दृष्टि करेगा, है ना। प्रथमोपसम कौन करता है? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि करेगा। मिथ्या दृष्टि। बहुत सुंदर। छायिक सम्यक दर्शन कौन करता है? सम्यक क्षय वाला दृष्टि। करता है, छायोग सम्यक दृष्टि। क्षय हाँ। वाला करता क्या बोल रहे हैं? दीदी छायोग सम्यक दृष्टि करता है। उपसमिक करता है। अब और क्या बोला इन्होंने? अनंतानुबंध की विसंयोजना कौन करता है? क्षय उपशमिक समझ लो। उपसमिक समय दृष्टि। तो अभी क्या देखा हमने कि छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, छायोपसमिक। अनंतानुबंध की विसंयोजना करता है, छायोपसमिक। ये दोनों भी 3 करण परिणाम कर रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं? सम्यक दृष्टि। ठीक है, ये दोनों चीज कौन कर रहे हैं? छायोपसमिक सम्यक दृष्टि कर रहा है। और एक प्रथमोपसम करने वाला 3 करण कर रहा, वो कौन कर रहा है? मिथ्या दृष्टि। उसका स्वामी कौन है? वहां पर 3 करण का स्वामी कौन है? मिथ्या दृष्टि। अब 3 और कौन कौन से बचे? छपक श्रेणी। छपक श्रेणी चढ़ने वाला 3 करण परिणाम कर रहा, वो कौन कर रहा? छायिक सम्यक दृष्टि। तीनों तरह का आ गया ना। मिथ्या दृष्टि भी आ गया, छायोपसमिक भी आ गया, छायिक भी आ गया। समझ रहे हैं बात को? अभी अपने 4 हुए हैं, 2 करण और बाकी है। उपसम श्रेणी चढ़ने वाला और द्वितीय उपशम करने वाला। तो द्वितीय उपशम कौन करता है? छायक सम्यक दृष्टि करता है। छायक समय दृष्टि भी करता है और उपसम समय दृष्टि दोनों करते हैं। अच्छा, द्वितीय उपशम कौन करता है? श्रेणी पर चढ़ने वाले, श्रेणी चढ़ने वाले। द्वितीय उपशम कौन करता है? अभी बात उपसम किसकी श्रेणी चल रही है? एक मिनट, थोड़ा सा चर्चा किसकी चल रही है? किसकी चल रही है? सम्यक दृष्टि की। तो आप इसमें श्रेणी क्यों घुसा दिए? गलत बात है ना। अभी खाली सम्यक दर्शन की बात चल रही है, बंधा अपसरण की बात चल रही है। ये बंधा अपसरण में आप श्रेणी क्यों घुसा दिए? यहाँ 3 करण परिणाम की बात पूछी गई कि कहाँ कहाँ होता है, तो उसमें श्रेणी ऐसे कभी भी किसी चीज में कोई चीज घुसाएंगे तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। सीधा सा प्रश्न था मेरा। क्या क्या पूछी थी मैं? द्वितीय उपशम सम्यक। मैं बोल लूं? क्या पूछी थी मैं? द्वितीय पूछी कौन प्राप्त करता है द्वितीय उपसम समय? द्वितीय ऑप्शन, क्योंकि अभी हम क्या समझने जा रहे हैं? 3 करण परिणाम समझने जा रहे हैं कि भाई जो 6 जगह 6 करण परिणाम 6 जगह आए कि 6 जगह 3 करण परिणाम होते हैं, भाई उसका स्वामी कौन है 6 जगह का? तो अभी हमने देखा क्या प्रथमोपसम का स्वामी मिथ्या दृष्टि है, अनंत अनुबंध की विसंयोजना करने वाला छायोपसमिक है, छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला भी छायोपसमिक है। अब आ गया
छपक श्रेणी चढ़ने वाला भी छायिक सम्यक दृष्टि है। अब आ गया सबसे पहले द्वितीयोपशम करने वाला। तो द्वितीयोपशम करने वाला कौन है? मिथ्या दृष्टि है, छायिक सम्यक दृष्टि है। तो दो लोगों ने कहा छायिक सम्यक दृष्टि है। अभी पूछूंगी उनसे कैसे है, पहले उत्तर ले लूं सबसे। हाँ बोलिए ललिता जी। छायात्मक सम्यक दृष्टि। छायोपशम बोलो अनीता। सायोप्सिक सम्यक दृष्टि। बीना जी बोली ना। बीना जी बताइए द्वितीयोपशम में क्या काम होता भाभी है जो कि आप कह रहे हैं छायिक सम्यक दृष्टि करेगा और एक जन दोनों और कोई। हाँ श्रमिक वाला भी करता है, श्रेणी चढ़ता है, और छायिक भी। हाँ बताइए ना। दोनों छायिक दोनों 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 चढ़ते हैं, श्रेणी छायिक छायिक सम्यक बताइए। दृष्टि करता है, अरे ऑप्शन। आप एक बार बोले मेरे को सुन गया, मैं अच्छा फिर ठीक है। बोलती हूँ। आप लोग दोहराया मत करा करिए अपने किसी भी वाक्य को, समय बहुत बर्बाद होता है। इतना बड़ा ग्रंथ है, कहीं पार नहीं पा सकेंगे। अब आप हमको ये बताइए बीना जी, एक जन ने और किसी ने कहा छायिक सम्यक दृष्टि, जिन्होंने भी कहा हो, द्वितीयोपशम में करता क्या है? द्वितीयोपशम कहते किसको है? द्वितीयोपशम में क्या करता है जी? इस श्रेणी मारता है, तीन करण परिणाम करता है। वो जब 21 प्रकृतियों का तो उसका क्षय करके एक मिनट द्वितीयोपशम नाम किसका है? आपका कहना है कि श्रेणी मारने का नाम द्वितीयोपशम है, 21 प्रकृतियों को उपशम करने का नाम द्वितीयोपशम है, ये कह रहे हैं ना आप? तो उपशम श्रेणी किसका नाम है? इसका नाम द्वितीयोपशम है, तो उपशम श्रेणी किसका नाम है? चलिए अपने को बंद करिए। और कौन बोले थे कि द्वितीयोपशम छायिक सम्यक दृष्टि करता है? आप क्या बोलना चाह रहे हैं उषा जी, बोलिए। छायक सम्यक दृष्टि अपने विस्तृत परिणामों से अनंतानुबंधी चारक कसाय का विसर्जन करता है। फिर तीन प्रगति अनंतानुबंधी। हमने अनंता, एक मिनट उषा जी, एक सेकेंड अभी बता, सेकेंड पहले ही हुई है ना चर्चा की अनंतानुबंध की विसंयोजना कौन करता है? छायक सम्यक दृष्टि तो बोल रही हूँ। छायिक आया था वहां पर, मैंने नहीं, छायिक बोल दिया था क्या? छायक सम्यक बोला ना मैंने, छायक भूल से बोल दिया मैंने। छायक सम्यक यहाँ भूल नहीं चलती है। नहीं, मैंने छायक सम्यक की प्रथमा बात योग है ना, वहां थोड़ी सी भूल चल जाएगी, थोड़ी सी देर के लिए दीदी मैं आचार्य बता माफ दी। कर, है ना, यहाँ माफ नहीं करेंगे आचार्य। छायक सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी का विसर्जन करता है। उसके बाद तीन करण करके वो दर्शन मौलिक तीनों प्रगतियों का उपशम करता है। फिर द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन बनता है। आते कौन कर रहा है? छायक सम्यक दृष्टि का छायोपशमिक सम्यक दृष्टि। छायिक सम्यक दृष्टि द्वितीयोपशम क्यों करेगा? द्वितीयोपशम नहीं, किसको कहते हैं? सात प्रकृति को उपशम करने का द्वितीयोपशम कहते हैं। छायिक वाले के कहाँ से सत्ता है सात प्रकृति की? बीना जी इतनी प्रौढ़ हो गई शास्त्र पढ़ते पढ़ते, आप लोगों के मुख से जरा सा ऐसी चीजें बहुत अशोभनीय लगती है, ज्यादा अशोभनीय लगती है। थोड़ा अपने ऊपर चिंतन करके देखिएगा कि क्या बोल जाते हो आप लोग। आप अभी जो इस बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं 10-5 लोग, आप वो नहीं हो। आप 8 बरस से इस चीज को पढ़ाया जा रहा है। क्यों करेगा? छायिक सम्यक दृष्टि करेगा क्यों? वो तो सातों प्रकृति को क्षय कर चुका, कब करेगा? ये चीज पूछी जाए तब आप लोग का उत्तर होता। और भी किसी का उत्तर आ रहा था पर्दे के पीछे से कि श्रेणी मारने के लिए किया जाता है, ये कब उत्तर होगा? क्यों करता है, द्वितीय उपशम क्यों होता है, तब इसका उत्तर होता है श्रेणी मारने के लिए होता है। हाँ, द्वितीय उपशम कहते किसको है, उसमें तो ये उत्तर नहीं होगा कि द्वितीय उपशम श्रेणी मारने के लिए होता है। हम कब, क्यों, कहा, हम इन सब कौन, ये 4 शब्द भी अगर नहीं समझते हैं तो इतना बड़ा ग्रंथ हमारे कुछ नहीं पल्ला पड़ने वाला है। जैसे 8 बरस में आज तक ये छोटी सी चीज हम नहीं जान पाए कि द्वितीयोपशम क्या है, और आगे भी 16 बरस भी निकल जाएगा तो भी हम नहीं जान पाएंगे। आप लोग देते हैं जवाब देने वाले को बहुत बड़ा धन्यवाद है। बाकी लोग तो 8 साल से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं पर कोई हाथ ही नहीं ऊपर करता। और कितनी कितनी क्लास कर चुके हैं, सब तरह की, 12 वर्षीय, 24 वर्षीय, 36 वर्षीय, पता नहीं क्या क्या वर्षीय।
कम से कम आप लोग हाथ तो, लेकिन सोचिए तो सही कि क्यों करेगा द्वितीयोपशम। द्वितीयोपशम तो छायोपशम दीदी सम्यक दृष्टि सत्ता बनी हुई है सात प्रकृति की, तो वो उसको उपशम करके, जो उसको उदय में आ रही है सम्यक प्रकृति, वो उपशम करेगा। क्यों करेगा? श्रेणी चढ़ने के लिए। तो अभी हम लोग क्या समझ रहे थे? देखिए बात कहाँ से कहाँ चली गई गलत उत्तर से। तीन करण परिणामों का 6 जगह का स्थान देख रहे थे हाँ, दीदी। तो द्वितीयोपशम के लिए आया था। तो द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि, द्वितीयोपशम के समय में जो तीन करण परिणाम होते हैं, हैंड रेज करेंगे, झट से नहीं बोलेंगे, वो कौन कौन करता है, कौन सा सम्यक दृष्टि करता है। फिर से प्रश्न को दोहरा रही हूँ। द्वितीय उपशम जिस समय कोई जीव कर रहा है, वो उस समय जीव छायिक है, मिथ्या दृष्टि है, अथवा छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है। हैंड रेज करेंगे। अब बीना जी आपसे नहीं पूछेंगे, आप तो 15 मिनट क्लास का खत्म करवा दिए यार, इतना खराब उत्तर देके। हाँ, ज्ञान प्रकाश जी बोलिए। ये स्वयं सम्यक दृष्टि करता है। बहुत सुंदर, एकदम नई स्टूडेंट है। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि द्वितीयोपशम करते, द्वितीयोपशम करेगा क्योंकि वो श्रेणी मांडने वाला है। उसको सम्यक प्रकृति का उदय है, सम्यक प्रकृति के उदय से कोई श्रेणी नहीं मान सकता, इसलिए वो वहां पर तीन करण परिणाम के द्वारा पहले 7 प्रकृतियों का उपशम करेगा। फिर यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि उसने अनंतानुबंध की 20 योजना कर ली हो। ठीक है, कर ली हो, लेकिन 3 प्रकृति की सत्ता है, तो 3 प्रकृति की सत्ता को खत्म करने के लिए द्वितीयोपशम करेगा। उन 3 प्रकृति को, मेन यहाँ पर सम्यक प्रकृति उसको उदय में है, उसके साथ श्रेणी नहीं मंड सकती, अतः द्वितीयोपशम होता है। और कौन सा बचा है? उपशम श्रेणी। उपशम श्रेणी चढ़ते वक्त 3 करण परिणाम होते हैं, अभी हम लोग का ये सब चल ही रहा है। उसको करने वाला कौन सा जीव है? 3 तरह के जीव है, आपको बार बार हम बोलना नहीं चाहेंगे, इतना मैं बोल नहीं पाऊंगी। कौन सा जीव करेगा? उपशम श्रेणी मानते वक्त 3 करण परिणाम करने वाला जीव कौन सा होगा? बोलिए विभा गांधी। नाम दे रहे हैं दीदी, छायोपशम सम्यक दृष्टि करे। उपशम श्रेणी मानते वक्त, बोलो अनीता। साई सम्यक दृष्टि। बोलिए उषा जी। उषा, द्वितीयोपशम सम्यक हाँ बोलिए। दृष्टि। हम प्रश्न मेरा सुन लीजिए। उपशम श्रेणी चढ़ते वक्त 3 करण परिणाम करने वाला 3 तरह के सम्यक दृष्टि है, छायिक, छायोपशमिक और द्वितीयोपशम वाला। तो इसमें हम आप लोगों से ये पूछना चाह रहे हैं कि वो श्रेणी मान रहा है, कौन सी मान रहा है? उपशम मान रहा है। हम लोग बहुत अभी पढ़े हैं, 15 दिन से वही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल अपने आप को आज मैं ये समझ लूँ मैं बिल्कुल फेल्योर हूँ। आप लोग का उत्तर मुझे समझा देगा कि सच में मुझे पढ़ाना नहीं आता। अब बोलिए उषा जी, कौन है, कौन सा? द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि और छायक सम्यक दृष्टि दोनों ही कर सकते हैं। दोनों ही कर सकता है। अच्छा, और कोई बोले? मैं कोशिश करूँ, ऐसे मेरे को आता नहीं, लेकिन बोलने की कोशिश करूँ। हाँ बोलिए ना, बोलिए, जरूर करना चाहिए कोशिश। हम आपसे इसलिए नाम आपका नहीं पुकारते हैं उप क्योंकि अभी ज्वाइन किया ना आपने, तो मेरे को हाँ, लगता है। ऐसे लिखी हुई जो ऐसे बता रहे। उपशम श्रेणी जो चारित्र मोहन की 21 प्रकृति का उपशम करता है, वो उपशम श्रेणी तो मोहनी उपशम कर्म की में 21 प्रकृति। मैं ये थोड़ी मोहनी, पूछ रही हूँ, यहाँ दीदी 3 करण परिणाम की बात चल रही है। अब अच्छा, उपशम श्रेणी में भी दिखाया 3 करण परिणाम होते हैं, है ना? 6 जगह लिखाया हाँ ना 3 करण हाँ परिणाम। तो 5 का तो हम लोग समझ ले कौन 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 करता है। अब हाँ, उपशम श्रेणी बाकी है, तो उपशम श्रेणी चढ़ते वह 3 करण परिणाम कौन सा जीव कर रहा है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। छायिक सम्यक सम दृष्टि है कि छह द्वितीय
सम्यक दृष्टि कर रहा है कि मिथ्या दृष्टि कर रहा है, ये यहाँ पर प्रश्न है। दीदी मैं बताऊं? हाँ बोलिए। द्वितीय द्वितीय सम्यक दृष्टि करेगा। अच्छा ठीक है, और कोई? हाँ बोलिए विमलेश जी। दीदी द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि जीव करेगा उपश्रम श्रेणी चढ़ते समय। मी कुडको फोन చేస్తున్నారా? हेमांशी म्यूट हो जाइए। हाँ, और कौन बाकी है? हाँ कविता जी बोलिए। दोनों जीव कर सकते हैं, क्षायिक वाला भी दोनों जीव कर सकता है। बहुत सुंदर उत्तर। अरे भाई उपसम श्रेणी तो दोनों मान सकते हैं ना। कितनी बार बताया गया, 2 भाई चले गए मोक्ष, 3 भाई श्रेणी चढ़े थे, वो क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। अब कुछ नहीं याद रहता है, प्रथमान योग तो याद रहना चाहिए ना। तीनों के तीनों 11वें गुण स्थान में जाकर के और अनुत्तर में चले गए। 6 तो क्षायिक सम्यक दृष्टि, 5 भाई, 2 भाई छपक चढ़ के मोक्ष चले गए और 3 भाई कहाँ चले गए? अनुत्तर विमान में चले गए, क्योंकि उपसम श्रेणी थी। कम से कम ये छोटे छोटे कथानक तो दिमाग में रहना चाहिए ना। एक तो क्या है कि फट से हमको देना, सोचना नहीं थोड़ा सा भी दिमाग। वो इतना पढ़ाया गया अभी, और ये शुरू से पढ़ाया जा भाई 7 प्रकृति का क्षय करके भी आगे बार बार ये सेंटेंस सुनिएगा अभी तक की क्लास में। अभी जो जीव कांड के बाद क्लास चालू हुई है, हर रोज एक बार बोला जाता है कि भाई 21 प्रकृति 60 प्रकृति तो क्षय कर लिया वो, लेकिन अब उसके परिणाम 21 प्रकृति क्षय करने लायक नहीं हो रहे हैं। उतनी विशुद्धि। अनीता तुम अब खोलना मत बेटा, एकदम दृढ़ता से तुमको कह रहे हैं, एकदम सामने बैठी हो और एकदम मेरी आंख में दर्द हो जाता है, नहीं चलेगा ये। 1 मिनट में बंद, 1 मिनट में खोलना नहीं चलेगा। कि पढ़ना है गाथा ऑन कर लिए, प्रश्न पूछना ऑन कर लिए, एकदम तुम मेरे आंख के सामने बैठी और तुरंत आंख में दर्द हो जाता है। आज 3 दिन से ये चीज मैं पहले बोल नहीं रही थी, इतने दिनों से 3 दिन से मेरी तकलीफ इतनी बढ़ गई आंख में, 3 दिन से लगातार बोल रही हूँ, पर तुम लोग को कोई असर ही नहीं होता है। 1 मिनट में ऑन, 1 मिनट में ऑफ, 1 मिनट में ऑन, और उसके चलते सारी स्क्रीन हिलती है, कोई इधर होता है कोई इधर होता है। पंकज भैया भी बहुत बार बोलते हैं, अरे भैया ऑन ऑफ मत करो, सारी स्क्रीन ऐसे ऐसे होने लग जाती है। तो कहीं तुम लोग को एहसान होता ही नहीं है क्या? हम कोई पैसा लेके पढ़ा रहे हैं यार क्या? तुम लोग से 10-10 हजार रुपया महीना ले रहे हैं क्या, कि तुम अपनी उंगली पे नचाना चाह रहे हैं कि हम तो मन होगा तो खोलेंगे, मन होगा तो बंद करेंगे? ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। ये रोज बोला जा रहा कि किस प्रकृति क्षय करने लायक उसके नहीं बनते, भाव नहीं बनते, उतनी विस्तृति नहीं बन पाती है। इसलिए अब जिन्होंने भी 3 लोग ने दिए उत्तर, दोनों तरह के चढ़ सकते हैं। अपना जो उत्तर दिए हैं वो मेरे को इतना याद नहीं रहता कौन दिया कौन नहीं। तो उपसम श्रेणी क्षायिक सम्यक दृष्टि भी चढ़ता है, द्वितीय उपसम वाला भी चढ़ता है। क्षायिक वाला 7 प्रकृति को क्षय करके 21 प्रकृति को क्षय नहीं कर पाता है चारित्र मोहनी की, वो उपसम करके चढ़ता है, इसलिए उसकी भी उपसम श्रेणी है। और जिसके 7 प्रकृति क्षय नहीं हुई है वो पहले द्वितीय उपसम करता है, फिर वो नियम से उपसम श्रेणी ही चढ़ेगा। अंतर क्या है दोनों में? द्वितीय उपसम वाला उपसम श्रेणी ही चढ़ेगा, और क्षायिक सम्यक दर्शन वाला क्षायिक भी चढ़ सकता है और उपसम भी चढ़ सकता है। उदाहरण के लिए 5 पांडव थे, उसमें से 2 युधिष्ठिर और कौन गए हैं? अर्जुन गया क्या? भीम अर्जुन तीनों गए। नकुल सहदेव। नहीं 2 गया क्या? कोई कुछ बोल गया, कोई कुछ बोल गया। इतनी छोटी से छोटा सा भी उत्तर 10 तरह का आता है ग्रुप में से। 2 भाई गए मोक्ष, 3 नकुल सहदेव शायद नहीं गए। तीन भाई गए। तो 3 भाई अर्जुन और भीम मोक्ष भाई गए, 2 भाई नहीं गए। मोक्ष गए हैं, युधिष्ठिर अर्जुन और भीम 3 मोक्ष गए हैं। चलू आगे, आज्ञा हो तो ये 5 ही क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, परंतु 3 तो मोक्ष चले गए और 2 उपसम श्रेणी माने थे, मोक्ष नहीं गए नकुल सहदेव। अभी वो फिर 2 दिन के बाद प्रश्न आएगा, 2 दिन क्यों, अभी हो सकता है लास्ट में आधे घंटा के बाद अगर कुछ ऐसा आ जाए तो फिर वैसे उत्तर गलत आएंगे सबके।
और इनका एक ये पूछ ली तो इतना बात हो गया। उषा जी पूछी, उनके चलते ये प्रश्न आ रहा हो। उन्होंने पूछा था तो खुद ही ये फिर लिख भी दी कि क्लास, ऐसे भी मैं क्लास में बताती थे प्रश्नों का उत्तर मैं कहाँ तक देती रहूंगी। दूसरा इनका प्रश्न है, अधः प्रवृत्त करण गुण स्थान में स्थिति बंद करता है, वो जीव आगे के भी गुण स्थान में स्थिति बंधा अपसरण करता रहेगा क्या? हैंड रेज करेंगे। इनका पूछना है कि स्थिति बंधा अपसरण आवश्यक अधः करण का है। अधः प्रवृत्त करण का 4 आवश्यक में एक आवश्यक है स्थिति बंधा अपसरण। इनका प्रश्न है कि इसी करण इसी समय अधः करण में ही होगा या आगे भी होता रहेगा? कौन देंगे इसका उत्तर? कल तो क्लास नहीं थी, परसों की क्लास में भी कम से कम 10 बार सेंटेंस तो आया ही है। बहुत अच्छा। नहीं समझ में आया पूछ रही है, पहले बार ही पढ़ रही है ये। इनके साथ ये है कि अभी बेचारी अभी ज्वाइन करी है, आगे किसी से भी पढ़ी नहीं है। बहुत ही उपयोग की कमी है यार। हाँ देख रही हूँ कविता जी, आपका हैंड देख रही हूँ। बहुत ज्यादा उपयोग की कमी है। जब से करण परिणाम चल रहा तब से रोज ये पंक्ति बोली जा रही है। अब बोलिए कविता जी। अच्छा मंजू जी, एक मिनट कविता जी। मंजू जी दिल्ली। 10वें गुण स्थान तक चलेगा। 10वें गुण स्थान तक स्थिति बंधा अपसरण होता रहेगा जब तक कर्म की स्थिति आवली प्रत्यावली नहीं बचेगी, तब तक आगाल प्रत्यागाल यानी स्थिति बंधा अपसरण वगैरह होता रहेगा। ठीक है? आपके तो सारे पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक होगा क्या? नहीं, स्थिति बंधा अधः प्रवृत्त गुण स्थान यहाँ सातिशय प्रमद के लिए कहा जा रहा है। वो तो वहां से तो 10 तक है। हाँ, और वहां मिथ्या, से तो 10 तक है। हाँ ठीक है। मिथ्या एक दृष्टि से अगर भी हाँ सुन लीजिए। मिथ्या दृष्टि अगर कर रहा है तो मिथ्या दृष्टि के तो सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान तो होना नहीं है, उसको 3 करण परिणाम हो रहे हैं तो 3 करण परिणाम तक होगा, है ना? अधः प्रवृत्ति में शुरू करके अनिवृत्ति करण तक करेगा। यहाँ चूंकि हम लोग गुण स्थान पढ़ रहे हैं तो 10वें गुण स्थान तक होगा। जब तक कर्म की स्थिति, मैंने बोला भी था आप लोग लिखते हैं नहीं लिखते हैं, लिख के भेजा था वो तो खैर मैं हटा दिया था, उसमें मैंने लिख के भी भेजा था कि भाई क्यों होती है, ये क्वेश्चन खड़ा किया गया। तो जब तक कर्म का बंध है तब तक ये होता है, और कर्म का बंध है वहां तक 10वें गुण स्थान में बंध तो नहीं है, नहीं सॉरी, मोहनीय का बंध तो नहीं है, बाकी घातिया कर्मों का बंध हो रहा है, तो इसलिए स्थिति बंधा अपसरण वहां भी है। मोहनीय में नहीं है, बाकी 3 और घातिया कर्म है उसमें है। ठीक है? आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हो गया? स्थिति क्या बता रहे थे? अब जब तक कर्म की स्थिति कितनी रहेगी? तो आवली प्रत्यावली प्रमाण रह जाती है, तब उसमें सब चीज बंद हो जाता है। स्थिति बंधा अपसरण होना, संक्रमण होना, कर्षण होना, कर्षण होना। अगाल प्रत्यागाल को अपकर्षण उत्कर्षण, मोटी भाषा में अगाल प्रत्यागाल को अपकर्षण उत्कर्षण भी, मतलब क्योंकि वहां पर इसलिए इसको ये शब्द ला करके बोला जाता है ना कि वहां पर थोड़ा सा कर्म निषेधों का फर्क पड़ता होगा, इसलिए वहां पर अपकर्षण उत्कर्षण को आगाल प्रत्यागाल बोला जाता है। अपकर्षण को आगाल बोला जाता है, उत्कर्षण को प्रत्यागाल बोला जाता है। और किसी के कोई प्रश्न है क्या? अब देखिए कल भी सारी चीज, इनका जितना प्रश्न वो 10 जब से ये गुणास्थान चल रहा है, करण परिणाम चल रहे हैं, रोज ही चल रहा है, लेकिन फिर भी वो तो नहीं समझी, तुमको समझ में आता है, वो तो क्लास ही पहली बार ज्वाइन कर रही, जानती नहीं इसके पहले। हम लोग तो सब बहुत सारे 10 वर्षीय, 12 वर्षीय, 30 वर्षीय, 4 वर्षीय, पता नहीं क्या क्या क्लास करके बैठे हैं, और वहां भी सुनते। अभी तो नए चल रहा है 12 वर्षीय में, तो बोल रहा था हमको मंदिर में कि बहुत भारी है, कैसे करे। कि तो आप उन्हीं से पूछिए जो करा रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं। मंगलाचरण करें क्या हम ग्रंथ का कि नहीं? कर लिए थे? कर लिए थे दीदी, कर लिए थे।
अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 74, गाथा नंबर 61। 10वां गुण स्थान हम लोग पढ़ चुके थे क्या होता है सो। अब उसके बाद 11वां गुण स्थान आचार्य हमें उसका स्वरूप बता रहे हैं। उपशांत कषाय गुण स्थान का स्वरूप। कदक फलजुत जलम व सरये सर्वाणीयम व निम्मलयम शैलो वसंत मोहो शैलो वसंत मोहो वसंत कषायोधि कदक फलजुत जलम वा सरये सर्वाणीयम व निम्मलयम शैलो वसंत मोहो वसंत कषायोधि। गाथा का उच्चारण करें। कदकफलजुग जलं वा सरए सर्वाणीयं व निम्मलये शैलो वसन्तमोहो वसंत कषायोधि। बेचारे आचार्य भी है ना संसार का उदाहरण दे दे के ताकि हमें समझ में आ जाए। कदक फल जुते सलम, कतक फल से युक्त। कतक फल कोई होता है और अपने लोग तो फिटकरी भी कहते हैं। कतक फल तो कोई कुछ और होता है। फिटकरी डाल देते हैं जल में तो सारा गंध के नीचे बैठ जाता है, ऊपर निर्मल जल आ जाता है। कतक फल भी कोई उसी तरह का होता होगा। तो बोलते कदक फल जूद जलम, कतक फल से संयुक्त जल व अथवा सरये सर्वाणीयम, सरय माने सरोवर में, सर्वाणीय सरय माने शरद ऋतु में, सर्वाणीयम माने सरोवर का जल। सरय शरद ऋतु में, शरद ऋतु होने पर सर्वाणीयम माने सरोवर का, निम्मलयम जैसे जल एकदम निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु के आने पर सरोवर का जल निर्मल हो जाता है, गंदगी नीचे बैठ जाती होगी उसमें भी। सयल उपशांत मोहो, सयल माने सभी, उपशांत माने उपशम हो जाना, किसका? मोह का। मोहनीय कर्म की संपूर्ण रूप से उपशांत हो जाने से, उपशम हो जाने से वसंत कषाय वो होती, उपशांत कषाय होता है। सारी गुण की प्रकृतियां जितनी है उसका उपशम हो जाने से कहते हैं उपशांत कषाय, वसंत कषाय होती, उपशांत कषाय होता है। 11वें गुण स्थान का नाम उपशांत कषाय है। कतक फल से युक्त निर्मल जल के समान अथवा शरद ऋतु में होने वाले सरोवर के निर्मल जल के समान संपूर्ण मोहनीय कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाले निर्मल परिणामों की उपशांत कषाय संज्ञा है। संज्ञा मतलब नाम है। विशेषार्थ, जिनकी कषायें उपशांत हो गई हैं वे उपशांत कषाय जीव हैं। तो जिसकी कषाय उपशांत हो गई है और जो कुछ कषाय को शांत करके भी चढ़ रहे हैं तो फिर उसको तो उपशांत कषाय नहीं कहना चाहिए ना। छाहिक जो 11वें गुण स्थान में पहुंच रहा है उसकी तो उपशांत कषाय संज्ञा नहीं होनी चाहिए। ये तो पूर्वा पर विरोध हो रहा है। बोलिए रंजू जी। राम दीदी, उनके चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति 97 मोहिनी कर्म। चारित्र मोहिनी की गई, अनंतानुबंधी भी तो चारित्र मोहिनी की थी। बोलिए विमलेश जी। दीदी एक सम्यक दृष्टि जी 11वें गुण स्थान को प्राप्त नहीं करता, वो सीधे 12वें गुण स्थान में जाता है। अभी तो तुरंत बताया छाहिक सम्यक दृष्टि क्या दीदी है। नहीं दीदी, आपने उपशांत कषाय के बारे में बोला है ना। हाँ। तो जो
जो उपसम श्रेणी चढ़ेगा वही 11वें गुण स्थान में जाएगा ना। हम अभी क्या कहे, हम अभी आप क्या कहे कि भाई उपशांत कषाय कह रहे हैं और क्षयिक सम्यक दृष्टि उपशांत कषाय क्यों करे होगा, क्योंकि वो तो चारित्र होने की प्रकृति क्षय किया है। दीदी दीदी बोलू? मैं तो ये सोचा, चलो मैं बोल अब देखिए हम क्या कहे कि आधी घंटा तो छोड़ दीजिए, 1 सेकंड के बाद उस क्वेश्चन को पूछेंगे, कोई भी जवाब नहीं देगा। देखिए कितना उपयोग हमारा लगा हुआ है। दीदी बस हमको छपक श्रेणी के गुण स्थान तो 8, 9, 10, 12 अरे है ना। यार मत उतना लंबा खींचो ना प्लीज। ठीक है, ठीक है दीदी। क्योंकि और लोगों को फिर और नहीं समझ में आता। अभी मतलब उसी के बाद सेकेंड ही कोई है, पहली पंक्ति के बाद दूसरी पंक्ति इस तरह से पूछा गया है। बोलिए उषा जी, उषा जी बेंगलोर। छायक सम्यक दृष्टि का परिणाम इतने विस्तृत नहीं होता, इसलिए वह 21 प्रगति का उपसम करता हुआ उपसम श्रेणी हाँ, चढ़ेगा। यहाँ पर उपशांत कषाय किसको कहा जा रहा है? जो 21 प्रकृति का उपशम नहीं कर रहा, उसके लिए 7 वाला भी नहीं कर रहा तो 28 की सत्ता है, और 7 का कर दिया तो कर दिया। वास्तव में क्या है, 9वें गुण स्थान में जो 21 प्रकृति क्षय होनी चाहिए वो उपसम करके चढ़ रहा। क्या 21 प्रकृति का वर्णन है, उस 7 प्रकृति का नहीं है। क्षय कर दिया तो वाह, क्षय कर दिया तो 21 बची, नहीं क्षय किया तो 28 बची। लेकिन 28 में 7 तो पहले उपसम हो जाती है ना, वास्तव में कथन तो 21 का ही चल रहा है। तो उस 21 प्रकृति को उपशम नहीं करने के कारण उसको उपशांत कषाय। यहाँ पर भी हम क्या बोले थे कि देखिएगा अब भी पूछेंगे ये छपा, अब भी उत्तर आ गया ना गलत आप लोग के सामने ही। हैंड रेज नहीं किया, कम से कम विमलेश जी ने, कुशा जी, दो कविता जी ने हैंड रेज तो किया, बाकी तो ये इतने महान सब ज्ञानी बैठे हैं, कोई हैंड रेज नहीं करता है। हाँ आप भी कर रहे थे, दिखा था मुझे। जिनकी कषाएं उपशांत हो गई हैं वे उपशांत कषाय जीव हैं, क्योंकि मोहनीय कर्म के बंध, उदय, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण आदि सभी करणों का उपशांत रूप से अवस्थान देखा जाता है। यानी सभी वहां पर बंद हो चुके हैं, न उदय हो रहा है, न उदीर्णा हो रही है, न अपकर्षण हो रहा है, न उत्कर्षण हो रहा है, और न ही बंद हो रहा है। अब यहाँ से लेकर अंतर्मूर्त काल तक उपशांत कषाय वीतराग छदमस्त होकर स्थित रहता है। समस्त कषायों के उपशांत हो जाने से उपशांत कषाय, समस्त राग परिणामों का उदय नष्ट हो जाने से वीतराग छद्म अर्थात ज्ञानावरण दर्शनावरण में स्थित होने से छदमस्त। इस प्रकार उपशांत कषाय वीतराग छदमस्त होकर अंतर्मूर्त काल तक अत्यंत स्वच्छ परिणामों के साथ अवस्थित रहता है। वर्णन बहुत ईजी है, फिर भी जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा पूछ लेंगे तो मैं समझा दूंगी, और अगर सबको समझ में आ गया। उपशांत कषाय मतलब, अब एक बार उपशांत कषाय का बताइए क्या होगा। उपशांत कषाय गुण स्थान, हाँ उपशांत कषाय यानी उपशांत कषाय 11वें गुण स्थान का नाम है। क्यों नाम है? 21 प्रकृति का उपशम करने वाला ही इसमें आता है, इसलिए इस गुण स्थान का नाम उपशांत कषाय है। 11वें गुण स्थान का नाम है उपशांत कषाय। तो यहाँ पर कोई भी जीव आवे, द्वितीय उपशम से आवे या क्षयिक होकर के आवे, 21 प्रकृति का उपशम करते हुए आने से इसका नाम उपशांत कषाय है। यहाँ सारी कषाय उपशांत हो चुकी है, यानी न बंध है, न उदय है, न उदीर्णा है, न अपकर्षण है, न उत्कर्षण है। दीदी छदमस्त बोला गया यहाँ पर, ऐसे यथाख्यात चारित्र भी है, तो मतलब 12वें गुण स्थान तक कुछ छदमस्त बोलते हैं क्या वीतराग के साथ? हाँ, तो यथाख्यात चारित्र होना अलग चीज है। यथाख्यात चारित्र का मतलब आत्मा का भान होना, आत्मस्वरूप का भान होना, और वीतराग छदमस्त में पूरे तीनों जगत को आंवले के जैसे हाथ पे रखा हुआ प्रतीत होना, तो वो थोड़ी हो रहा है। अच्छा, मतलब आंवले की तरह प्रतीत होना, ये वाला वर्ड इसमें लगेगा। ये होगा तब ज्ञानावरण दर्शनावरण खत्म होगा। ये दोनों खत्म होने से ये पूरा जगत कैसे महसूस होता है, जैसे हथेली पे आंवला रख रखे और हमको पूरा दिख रहा है आंवला, है ना, कितनी भी आंख खराब हो फिर भी हमको पूरा दिख रहा है। तो वो अवस्था ज्ञानावरण दर्शनावरण के बाद आती है। और कोई प्रश्न? चलू आगे। वीतराग छदमस्त,
वीतराग छद्मस के कौन से गुण स्थान होंगे, आप क्या बताएं? वीतराग छद्मस्त 11वें गुण स्थान से चालू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का राग का अथवा देश जो भी कह दीजिए राग का न उदय है न राग कौन से मोहनीय कर्म है ना। मोहन राग का मतलब मोहनीय कर्म, तो यहाँ मोहनीय कर्म का न बंध है न उदय है। सत्व तो है लेकिन वो उपसम हो रखी है। तो हाँ उनके भाव कैसे हैं, क्योंकि वो तो जैसे उन्होंने पहले ही कह दिया कि कतक फल डाल दो तो सारा गंदगी नीचे आ जाती, ऊपर का पानी कैसा रहता है, उस पानी को अगर अलग कर लीजिए तो साफ पानी, उस पानी में कोई अंतर ही नहीं है, यानी छाईकवत हो जाता है वो, है ना। आगम की भाषा में परिणाम कैसे हो गए, छाईकवत हो गए। तो वही यहाँ पर ही तो पहले ही कह दिया कि क्योंकि वहां पर कह रहे हो कसाय क्या हो गई, उपसम हो गई, दबी पड़ी, उसका फल नहीं देखा जा रहा, उस जीव में किसी भी तरह का राग का परिणाम नहीं आ रहा है, इसलिए वहां पर बीतराग उपाधि हो गई उसकी। और छद्मस्त तो क्योंकि केवल ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक सभी जीव छद्मस्त कहलाते हैं। उपशांत कसाई इसलिए कहला रहा है कि यहाँ पर जो भी जीव आता है कसाय को उपशम करके ही आता है। दीदी वो आंवले वाला एक बार फिर से बताओ ना। केवल ज्ञान होने के पश्चात पर कहते भाई केवल ज्ञान होने के बाद क्या होता है, बोले उनको सारा जगत ऐसे दिखता है जैसे हथेली पर आंवला रखा हो। अगर हथेली पर आंवला रख दे तो अपने पूरा दिखेगा ना आंवला, ऐसा थोड़ी उसका वो भाग नहीं दिखा। तो सारा जगत, चराचर जगत सारा का सारा केवल ज्ञान में कैसा दिख रहा है, जैसे हम अपने हाथ पर रख करके आंवला को देख सकते हैं, वैसे उनको चराचर जगत दिख रहा है। अलोकाकाश उनको दिखता है कि नहीं, कि खाली लोकाकाश दिखता है केवल ज्ञान में? दोनों दिखते हैं। एक को एकदम बोलना मना है, छोटी छोटी चीजों का भी आंसर बहुत ज्यादा गलत आ जाता है। बोलिए निशा जी। बोलिए निशा, निशा जी बोलिए। नहीं खुल रहा क्या? नहीं खुल रहा, चलिए भी ज्ञान प्रकाश जी। जिनको लोक का आकाश और आकाश सब दिखता है, लोकाकाश और सब सब दिखता है, सब दिखता है। तो केवल ज्ञान में चूंकि सब कुछ झलकता है। ऐसे कहा गया है कि ये अलोकाकाश भी और भी इससे 8 गुना बड़ा रहता, अनंत गुना बड़ा रहता, असंख्यात गुना बड़ा रहता, तो भी केवल ज्ञान में झलक जाता। केवल ज्ञान की सीमा बहुत है, और जो संसार है पूरा आकाश की जो सीमा है उस केवल ज्ञान के सामने में बहुत छोटी है, यानी उससे अनंत गुना भी आकाश रहता तो भी केवल ज्ञान में झलकता है। दीदी लेकिन ऐसे बोलते ना, जहां तक द्रव्य है मतलब केवल ज्ञान, मतलब उसके आगे बस वो अंधेरा कुछ नहीं है, तो मतलब कुछ है ऐसा बोलते क्या, कुछ मतलब ऐसा है कुछ कुछ नहीं पढ़ा है है क्या? क्या पहले कभी? ये सब चीजें अपने लोग के लिए, जैसे अब अपने लोग को तो ये जो आप मेरे को देख रहे हैं अगल बगल खाली जगह में, आपको क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है क्या आपको? क्योंकि नहीं। आकाश के पर्दे कैसे हैं, अमूर्तिक हैं, है ना। तो हाँ आकाश के पर्दे से वही आकाश तो बाहर है, हाँ लोकाकाश के बाहर भी वही आकाश है। तो जो अमूर्तिक चीज है उनको अमूर्तिक तरह से महसूस हो रही है, तभी तो इतनी दिव्य ध्वनि में चीजें खिर के आ गई ना, उनको पता लगता तभी तो। और जो ये कहा जाता है जहां तक द्रव्य है, तो इसके लिए कहा जाता है कि जो मुक्त जीव जाता है कहाँ तक जाता है, जहां तक छह द्रव्य पाए जाते हैं, अच्छा हाँ। क्योंकि उसके आगे धर्म द्रव्य नहीं है। इसीलिए तो आजकल भूलने बहुत लगे। आत्मा अनुशासन में अन्य मत वाला बोल रहा है कि कोई ना उस जीव में शक्ति ही नहीं आगे जाने की। हाँ वहां पर आचार्य समझाते हैं, बोला नहीं, जीव में तो इतनी शक्ति है कि कहीं भी जा सकता है, लेकिन एक धर्म द्रव्य के अभाव में आगे गमन नहीं कर पाता है, इसलिए वो आगे नहीं जाता है। शंका और कोई प्रश्न है क्या? चलू आगे, आगे चल रही हूँ। अंतर्मूर्त से अधिक काल तक उपशांत कषाय भाव के साथ अवस्थित क्यों नहीं रहता? जब शांत कषाय हो गए तो रहे घंटा 2 घंटा 4 घंटा 2 दिन 4 दिन यथाख्यात चारित्र की मौज ले, क्यों नहीं रहता?
समाधान नहीं, क्योंकि अंतर्मुहूर्त से अधिक काल तक उपशम पर्याय का अवस्थान असंभव है। अच्छा, ये अंतर्मुहूर्त आ गया है, बीना जी भेजी भी थी। बीना जी को थोड़ा फोटो खींचना अच्छे से नहीं आ रहा लगता, आधा आता आधा नहीं लगता। खैर मैं धवला जी खोल के देख ली थी, क्योंकि फिर मेरे को लगता ही नहीं अपन जब खोल सकते तो मैं धवला जी छू के नहीं खोलती हूँ, आप ऐसा नहीं समझ लीजिएगा, लैपटॉप में खोलती हूँ। एक आवली एक समय से शुरू हो जाता है, एक आवली एक समय और वहां से शुरू हो गया। हमने जो एक आवली 2 समय बताया था, अभी हाल फिलहाल में मैं नहीं बता पाऊंगी, कहीं अच्छी ही जगह सुना था। जैसे इसको कोई आदमी क्या कह देता है कि एक समय 2 आवली से शुरू हुआ है ना, एक समय एक आवली के बाद यानी एक आवली 2 समय से शुरू हुआ है ना। तो अपने लोग कर्मकांड जी में पढ़े हुए हैं, याद होगा लोगों को, है ना। तो पर्याय की अपेक्षा कथन करना, एक द्रव्य की अपेक्षा। जैसे किसी को याद होगा तो जब उत्पाद ने कि भाई जो पहले गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुति होती है, तो कोई आचार्य तो क्या कह रहे हैं, 16 प्रकृति की बंध विच्छुति पहले गुण स्थान में हुई। कोई दूसरा गुण स्थान तो होता ही नहीं पहले से, लेकिन मान लीजिए कोई कहते हैं दूसरे गुण स्थान में पहुंचा तो 16 प्रकृति नहीं थी। तो इसको हम थोड़ा सा संसार के उदाहरण में ले लेते हैं, क्योंकि कर्मकांड सबका नहीं पढ़ा हुआ। पटना में हम और कविता जी मिले थे। अब रंजू हमको बेंगलोर में देख रही है, तो रंजू हमसे पूछ रही कि आप कविता जी से कब अलग हुए। तो मैं कह दी कि मैं बेंगलोर आई तब उनसे अलग हो गई। कोई कविता जी से पूछ लिया, बोला भाई कलकत्ता तक तो हम लोग साथ थे, उसके बाद मैं अलग हो गई। कथन दोनों सही है ना। एक क्या है, एक द्रव्यार्थिक के हिसाब से है, एक पर्यायर्थिक। पर्याय के हिसाब से कौन सा हो गया कि पर्याय जहां उत्पन्न हो गई, यानी मैं आ गई तब मैंने उस कथन को कहा। और द्रव्यार्थिक के हिसाब से जहां तक हम लोग दोनों थे, जहां हम बिछुड़े, जिस जगह बिछुड़े उसका कथन करना। 16 प्रकृति की बंध विच्छुति होना ही अगला गुण स्थान है। वो तीसरे में आ रहा, चाहे जो भी आ रहा, अगला गुण स्थान है। लेकिन अगले गुण स्थान में आने के बाद क्षय नहीं होती। जैसे मैं यहाँ पर पहुंच गई तो यहाँ थोड़ी बिछो हुआ, बिछो तो वही हो गया ना। पटना या कलकत्ता जहां तक हम लोग साथ थे, हम अपनी ट्रेन में चढ़ गए, वो अपनी ट्रेन में चढ़ गई, है ना। तो लेकिन कोई पूछे तो ये भी ठीक, भाई हम लोग कलकत्ता आए हैं तो अलग अलग हो गए, हम बेंगलोर आ गए तो हम लोग अलग अलग हो गए। तो वहां पर दिया गया, माता जी दी बहुत बढ़िया से कि भाई कर्मकांड जी में जितनी भी व्याख्या पढ़ोगे सब पर्यायार्थक नय से पढ़ी जाएगी, या ना जहां पर्याय चेंज हुई, कहाँ पर्याय चेंज हुई, पटना में ही चेंज हुई। वो कलकत्ता की ट्रेन पकड़ ली, मैं बेंगलुरु की ट्रेन पकड़ ली। तो इस तरह से ऐसे कथन चलता है, ज्यादातर अपने यहाँ पर्यायार्थिक नय के हिसाब से ही कथन चलता है। तो वही यहाँ पर किस बात पर ये बात चली, तो उसको कथन को मिलाऊं, मैं भूल गई क्या चल रही थी चर्चा। अंतर्मुहूर्त। हाँ, अंतर्मुहूर्त की चल रही थी। तो उसी तरह से अब एक आवली एक आवली एक समय तक तो वो अंतर्मुहूर्त है ही नहीं, उसके बाद शुरू होता है। तो भाई एक आवली 2 समय से शुरू हुआ। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना कि एक आवली 2 समय से शुरू हुआ, और हम ऐसे भी कह सकते हैं एक आवली एक समय के बाद अंतर्मुहूर्त शुरू हुआ। दोनों का कथन ठीक है ना। तो इस तरह से जहां हमने ये सुना वो भी ठीक है। और कल मैंने धवला जी भी खोल करके देखी, तो धवला जी में तो थोड़ा सा कठिन बहुत कठिन वर्ड्स रहते हैं, बहुत ही मुश्किल से अर्थ निकलता है। लेकिन वहां अर्थ यही निकल रहा था कि एक अंतर्मुहूर्त एकावली के बाद जो समय चालू होता, पहले समय से ही लिखा हुआ था वहां पर, असंख्यात समय है ऐसे करके बहुत सारा विवेचन था। और अंतर्मुहूर्त में एक समय कम भिन्न मुहूर्त, और अंतर्मुहूर्त में 2 समय कम, जैसा कि बीना जी भी कल बोल रहे थे। अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त में 2 समय कम, और जघन्य अंतर्मुहूर्त एक आवली एक समय के बाद से शुरू होता है। उत्कर्ष अंतर्मुहूर्त में 2 समय कम होगा क्या? हाँ, अंतर्मुहूर्त में 2 समय कम, एक समय कम को तो भिन्न मुहूर्त कहते हैं। नहीं, समाधान पढ़ रहे हैं, नहीं, क्योंकि अंतर्मुहूर्त से अधिक काल तक उपशम पर्याय का अवस्थान असंभव है। समस्त उपशांत काल में वह अवस्थित परिणाम वाला होता है। क्या मतलब हुआ? समस्त बहुत हिंदी है, कुछ भारी शब्द नहीं है,
थोड़ा सा अपने से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग को बाद में पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। मैं फिर से पढ़ती हूँ बहुत धीरे धीरे। समस्त उपशांत काल में वह अवस्थित परिणाम वाला होता है। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? उसके उनके परिणाम अवस्थित रहेंगे। वो तो इसमें उसका लिखा हुआ दीदी मेरी, हाँ। वो तो इसमें लिखा हुआ, उसी को आपने बोल दिया। जो परिणाम वही बने रहेंगे ना। आगम की भाषा में बोलेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर, बोलो अनीता। वहां पे परिणामों की हानि या वृद्धि नहीं हो रही, जो परिणाम जैसे हो वैसे के वैसे रहेंगे, अवस्थित रहेंगे। आगम के शब्दों में उत्तर दीजिएगा, गलत नहीं है किसी का भी उत्तर। समान। जहां से जिस जिस चीज को लेके चल रहे हैं उसी चीज में उत्तर होना चाहिए। हाँ बोलिए रंजू जी। परिणाम न बंध है न विच्छिन्न परिणामों की वहां तो शांत का साया का उदाहरण देने लगे। तो यार आप लोग उल्टा पुल्टा कैसे समझ जाते हो? परिणामों की विशुद्धि समान बनी रहेगी। परिणामों की विशुद्धि वैसे की वैसी रहेगी, अवस्थित रहेगी, है ना। अवस्थित परिणाम, तो परिणाम वहां पर कैसा है, जितनी डिग्री की विशुद्धि है उतनी बनी रहेगी, थोड़ी सी भी कम नहीं होगी। आगम की भाषा ये है कि भाई वहां किस चीज को परिणाम तो सबके हो रहे हैं, एक इंद्री के हो रहे हैं, छोड़ो वहां पर। तो अब कैसे क्या बोले भाई कि एक इंद्री को भी ऐसा परिणाम था वैसा परिणाम था। तो आचार्य यहाँ का भाई जितनी विशुद्धि से तो 11वें गुण स्थान में आया है, जब तक उससे नीचे नहीं जाएगा, यानी अंतर्मूर्त तक परिणामों में होना चाहिए। सब गुण स्थान में ऐसा क्यों लिखना पड़ा कि अभी जितने गुण स्थान हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना, छठे के बाद से विशुद्धि बढ़ रही है, विशुद्धि बढ़ रही है, विशुद्धि बढ़ रही है, विशुद्धि बढ़ रही, तो कहीं पर आके ठहराव लाएंगे ना। यहाँ पर आके ठहराव बात ये कि भाई अवस्थित विशुद्धि वाला हो गया। अभी तक हम आपको क्या बता रहे थे भाई, छठे से 7वें आया तो विशुद्धि, 7वें के निरति से 7वीं में आया तो परिणामों में विशुद्धि, 8वें में आया और परिणामों की विशुद्धि, 9वें में आया और परिणामों की विशुद्धि, 10वें में आया और परिणामों की विशुद्धि, 11वें में आया और परिणामों की विशुद्धि। अब उसी से पूछता अब और क्या, अब तो और बताओ आगे। तो भैया अवस्थित परिणाम वाला है, अब उसकी विशुद्धि एकदम बस स्थिर है। जय अब समय क्या आ रहा है, विशुद्धि घटने का आ रहा है, क्योंकि वो गिरेगा तो अब उसके परिणामों में हीनता आने वाली है। क्योंकि वहां परिणामों की हानि और वृद्धि, ये सेंटेंस जो पढ़े होंगे वो थोड़ा सा जान गए होंगे, इसीलिए वो सब उत्तर दे दिए लोग। क्योंकि वहां परिणामों की हानि और वृद्धि के कारणभूत कसाय उदय का अभाव नहीं है। तो यहाँ परिणामों की हानि वृद्धि, वो देखिए, इसीलिए हम बार बार आप लोगों को यह कहते हैं, कई चीज का जब शब्दार्थ पूछते हैं, परिभाषा पूछते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक परिभाषा रटी रटाई है सब जगह लगा देते हैं। सब जगह तो नहीं। यहाँ परिणाम ऐसा लिखने का मतलब ये नहीं हुआ कि असंख्यात लोग परिणाम पाया जा रहा था, अब यहाँ संख्यात छोटा हो गया, या यहाँ संख्यात परिणाम, यहाँ उस परिणाम की काउंटिंग की बात नहीं है, परिणाम की संख्या की बात नहीं है, परिणाम की विशुद्धि की बात है ना। इसलिए अपने को जगह जगह आप लोग ग्रंथ में लिख लो ना यार, यहाँ परिणाम मतलब विशुद्धि, अपना ही तो ग्रंथ है। फिर 2 दिन के बाद ये सेंटेंस आएगा, फिर हम लोग सब गड़बड़ करेंगे। तो यहाँ परिणाम का मतलब क्या है, अवस्थित आ गया। इसका मतलब क्या है कि परिणामों की विशुद्धि की बात है, परिणामों की संख्या की बात नहीं है। क्योंकि अगला सेंटेंस से पढ़ने से अगर इतना ही केवल पढ़े वहां परिणामों की हानि और वृद्धि, तो ऐसे लगता है कि परिणाम की संख्या बढ़ गई और घट गई। आगे ठीक है, कारणभूत कषायोदय का अभाव है, कषाय का उदय नहीं है, इसलिए परिणाम में हानि नहीं हो रही, यानी विशुद्धि में हानि नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि कषाय के कारण परिणाम बहुत हो जाए, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है कि यह है। तो यहाँ पर परिणामों की अवस्थित परिणाम का मतलब संख्या नहीं है, विशुद्धि की बात है। अतः अवस्थित यथाख्यात विहार शुद्धि संयम से युक्त सुविशुद्ध वीतराग परिणाम के साथ, आ गया ना, सुविशुद्ध वीतराग परिणाम के साथ, शब्द आ गया ना। क्योंकि कुछ कुछ लोगों को लगता होगा कि अपने मन से पढ़ाती रहती हैं सब कुछ, हम तो भैया शब्दों के अर्थ निकालते हैं,
हम कोई सी पढ़े उड़े तो है नहीं, क्योंकि ठीक है थोड़ी सी हिंदी अच्छी है, बोल करके शब्दों का अर्थ निकल जाता है। विहार शुद्धि संयत से युक्त सुविशुद्ध, ऐसा विशुद्ध। सु यहाँ पर क्या है, क्या बताया जाता है आप लोगों को? शब्द के पहले दूसरा अक्षर देंगे तो उसका उत्तर ही हो जाएगा। हाँ विशेष विशेष हाँ, विशेष विशुद्धि। हम क्या बोला करते हैं, बहुत सारा जगह जगह जब जब आता है तो शाम के क्लास में भी बहुत बार बताए हैं कि शब्द के पहले कोई उपसर्ग लगा, उपसर्ग, बहुत सुंदर। उपसर्ग, हाँ, उपसर्ग। शब्द के पहले कोई अक्षर लगकर शब्द कहीं कहीं शब्द भी लग जाता है, जैसे अति, ऐसे 2 अक्षर वाला भी लग जाता है, तो वहां तो शब्द भी हो जाएगा। पर किसी भी शब्द के पहले अगर कोई अक्षर लगता है जिसको कि उपसर्ग कहा जाता है, तो उसमें क्या ला देता, बढ़ोतरी ला देता, सुविशुद्ध मन बहुत विशुद्ध। वीतराग परिणाम के साथ प्रति समय अभिन्न रूप से, यानी वहां ऐसा नहीं कि अभी तो आत्मा का सोच के बड़ा आह्लाद हो रहा है, अब दूसरे समय में क्या हुआ, थक गए, तो आत्मा का आह्लाद कम हो रहा है, और थोड़ी देर हो गए और थक गए, क्योंकि इतना श्रेणी मान के आए हैं तो थक गए, ऐसा नहीं है। अभिन्न एकदम कैसा परिणाम रहता, अभिन्न रहता है, बिल्कुल एक जैसा परिणाम, केवल और केवल आत्मा का भान रहता है। उपशांत कषाय वीतराग के काल प्रति समय अभिन्न रूप से उपशांत कषाय वीतराग के काल का पालन करता है। अवस्थित परिणाम वाले जीव के अनवस्थित आयाम रूप से तथा अनवस्थित प्रदेश पुंज के अपकर्षण रूप से गुण श्रेणी विन्यास संभव नहीं है, इसका निषेध है। अवस्थित परिणाम वाले जीव के अनवस्थित आयाम रूप से, गुण श्रेणी निर्जरा कैसी होती है? आयाम क्या कहते हैं, आयाम किसको कहते हैं, याद है कुछ? एक प्रकार से आयाम मतलब चौड़ाई भी होती है, लंबाई भी हो जाता है, जैसा अनवस्थित अवस्थित परिणाम वाले जीव का परिणाम कैसा है, अवस्थित है, जैसा भी है उस परिणाम में वो ठहरा हुआ है। तो यहाँ पर आचार्य क्या कह रहे हैं कि भाई वो अंतर्मूर्त में क्यों नीचे आ जाता है, उसका ये हेतु बता रहे हैं कि परिणाम कैसा, अवस्थित है। तो अवस्थित परिणाम वाले के अनवस्थित आयाम रूप से तथा अनवस्थित प्रदेश पुंज के अपकर्षण रूप गुण श्रेणी विन्यास संभव नहीं है। गुण श्रेणी किसको होती है, जहां पर अनवस्थित निर्जरा होती है, अनवस्थित रूप से प्रदेश पुंज लिया जाता है। हम लोग थोड़ा सा गुण श्रेणी समझे कि बार बार ऊपर के निषेकों को नीचे लाना, परिणामों की विशुद्धि से वो गुण श्रेणी निर्जर बढ़ती जाती है ना, जो गुण श्रेणी निर्जरा वो बढ़ती ही जाती है, और उसमें से वो तो कभी 100 प्रदेश, फिर 200 प्रदेश ले लिया, फिर 300 ले लिया, फिर 400 ले लिया, यानी अनवस्थित है, स्थिर नहीं है। तो बोले यहाँ पर वैसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि परिणाम कैसे हैं, अवस्थित है, इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा है कि गुण श्रेणी आयाम को यहाँ पर यह कर दे, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि इसका निषेध है, अतः यहाँ पर गुण श्रेणी हो ही नहीं रही है। इसलिए पूरे ही उपशांत काल के भीतर किए जाने वाला गुण श्रेणी निक्षेप के आयाम की अपेक्षा अपकर्षित किए जाने वाले प्रदेश पुंज की अपेक्षा गुण श्रेणी अवस्थित गुण श्रेणी है। इसलिए पूरे ही उपशांत काल के भीतर किए जाने वाले गुण श्रेणी निक्षेप के आयाम की अपेक्षा और अपकर्षित किए जाने वाले प्रदेश पुंज की अपेक्षा वह गुण श्रेणी अवस्थित होती है। जय धवला पुस्तक 13 पृष्ठ। अवस्थित परिणाम होने के समग्र उपशांत काल के भीतर केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण के अनुभाग उदय की अपेक्षा अवस्थित वेदक होता है। केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण वहां पर बना हुआ है,
उसका क्षय तो हुआ नहीं है, तो उसका अनुभाग का उदय है वहां पर। केवल ज्ञानावरण का, केवल दर्शनावरण का तो कहते हैं कि वहां पर जो उसी उसी बाकी तो उपशांत कषाय वगैरह, कषाय का तो उपशांत हो रखा, इनका कह रहे हैं अनुभाग उदय की अपेक्षा अवस्थित भेदक होता है, यानी जितना भी उसको उस समय हो रहा है अवस्थित है। निद्रा और प्रचला अधूर्व उदयावली प्रकृतियां है, इसका इसलिए इनका कदाचित वेदक कदाचित अवेदक होता है। क्या क्या चल रहा है यहाँ पर? निद्रा और प्रचला का उदय चल रहा है, जो चार दर्शनावरणी का उदय विच्छुत्ति जाकर के 12वें गुण स्थान में है। केवल दर्शनावरण, केवल अवधि दर्शन, केवल दर्शन, अवधि दर्शन, निद्रा और प्रचला, चार दर्शन होने की जो प्रकृतियां हैं वो 12वें गुण में उदय विच्छुत्ति है। यहाँ पर तो उदय बना हुआ है उनका, तो उदय बना हुआ है तो केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण का तो कह रहे हैं अनुभाग उदय अवस्थित रूप से, यानी जितना उदय है उतना ही है, आवरण न तो ज्यादा हो रहा है न कम हो रहा है। लेकिन निद्रा प्रचला का कह रहे हैं अधूर्व उदयावली प्रकृतियां है, इसलिए इनका कदाचित वेदक कदाचित अवेदक होता है। ये निद्रा प्रचला के बारे में मुझे याद तो नहीं है, परसों या उसके पहले दिन मैंने चर्चा की थी आप लोगों से। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, कौन बताएंगे? परसों नहीं तो परसों के पहले दिन हम बताए थे ये सारा आप लोग को। वहां प्रकरण तो नहीं आया था, लेकिन मैंने बताया था, और यहाँ साफ ही लिखा हुआ, बताने की जरूरत ही नहीं। थोड़ा सा हिंट संदेह भी दिए हैं। दीदी ऐसा क्या हो गए पूछे हैं कि मतलब निद्रा और प्रचला का उदय क्यों है, ये पूछ रहे हैं आप? क्या पूछे क्वेश्चन? एक्चुअली मेरा फोन का चार्ज खत्म हो गया, मैं प्लग लगाने लग गई, बस इतने में दिमाग भटक गया। कोई बात नहीं, वो तो जरा सा भी कुछ करो तो इतना ये सब टफ चीज है कि कुछ नहीं समझ में आता है। यहाँ हाँ। पर आचार्य लिख रहे हैं कि केवल दर्शनावरण, केवल ज्ञानावरण का उदय तो स्थित रूप, जो अनुभाग उदय कितना अनुभाग का वेदक है, तो कह रहे हैं अवस्थित है, बस जितना है वहां पर जितना उदय है उतना वो पूरे समय तक वेदक रहेगा। दूसरी पंक्ति चूंकि केवल दर्शनावरण के अलावा और भी प्रकृति उदय में है, निद्रा और प्रचला भी है, तो वो कह रहे हैं कि निद्रा और प्रचला अधूर्व उदयावली प्रकृतियां हैं, इनका इसलिए इनका कदाचित वेदक कदाचित अवेदक होता है। इसका मतलब क्या हुआ, बताऊं? हाँ, और कोई तो हाथ नहीं उठा रहे हैं। मतलब ये ध्रुव बंदी नहीं है ना, कभी मतलब अंतर्मूर्त में बदलती रहती नहीं, ऐसा तो नहीं बोला जाएगा इसको। ध्रुव बंदी नहीं है ये प्रकृतियां, इसलिए निद्रा और प्रचला का ध्रुव होता है। ये हमेशा नींद हमेशा नहीं आती रहती है ना दीदी, अंतर्मूर्त बाद आती है, अगर आती भी है तो मतलब ऐसे, तो इसलिए और इसका भी अंतर्मूर्ति काल है, तो इस वजह से यहाँ नहीं आएगी होते हुए भी, उदय होते हुए भी। आप ग्रंथ खोल रखे हैं ना? हाँ दीदी, पढ़िए। इसलिए इनका कदाचित वेदक और 1 मिनट। निद्रा और प्रचला अध्रुव उदयावली प्रकृतियां हैं। मैं ट्राई करूं? हाँ बोलो। उदय वाली नहीं, उदयावाली, उदय वाली। क्योंकि निद्रा और प्रचला की बंध विच्छुत्ति नहीं होती है। हाँ, 8वें गुण स्थान में हो गई। इसका चाबी कहाँ है? कभी आज 8वें गुण स्थान के दूसरे समय में भी नहीं आएगा अगर नहीं विच्छुत्ति करेगा। अभी मैं बोलने की कोशिश करूं। हाँ कभी बोलिए। कभी आती है, कभी नहीं आती है। तो क्या करूं? मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए, मुझे यह नहीं चाहिए। दीदी मैं कोशिश करूं? हाँ हाँ जरूर, सबको कोशिश करना क्योंकि है। इसमें जो परिणाम है अवस्थित है, तो कभी ये परिणाम से मतलब नहीं है, निद्रा प्रचला को परिणाम में मत घटाइए। कभी उदय में के लिए आती है, तो कभी नहीं। ज्ञानावरण, निद्रा और प्रचला परिणाम।
परिणाम में थोड़ी घटे। अभी हमको नींद आने लगे तो मेरा परिणाम थोड़ी बिगड़ गया। निद्रा प्रचला कि अपने एक प्रकृति का उदय आने का वो परिणाम पे नहीं घटती ना। और जो आप बोल रहे हैं वो चीज यहाँ लिखा हुआ भी नहीं है, इसलिए अवस्थित अवस्थित तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है। आते हुए भी कविता जी नहीं बोल पा रही हैं, बोलना नहीं आने से, बोलने आने का तरीका होना चाहिए। दीदी मैं निद्रा और और एक क्वेश्चन करूं? हाँ बोलिए। दीदी है ना, निद्रा और प्रचला की उदय विच्युति 12वें गुण स्थान में होती है ना, तो 11वें गुण स्थान में कभी तो वेदक उदय में आ जाती है, कभी नहीं आती है, और सत्ता में पड़ी हुई है ना। बंद विच्युति की तो कोई बात ही नहीं चल रही नहीं है ना। बंद नहीं बोल रही दीदी मैं, हो गई। सत्ता में पड़ी हुई है ना। आपका उत्तर ठीक है, आपका उत्तर ठीक है। यहाँ क्या कह रहे हैं, निद्रा प्रचला शब्दों को अर्थ करने के लिए क्या करना करिए, खूब एक एक शब्द पर जोर दे करके 2 बार 3 बार पढ़ेंगे ना तो बहुत सारा अर्थ समझ में आ जाता है। एक बार पढ़ते के साथ मुझे भी नहीं आया, एकदम से झट से मैं भी नहीं पकड़ पाई, जब दोबारा पढ़ी तब पकड़ पाई चीज को, है ना। तो आप जब मैं 2 बार पढ़ के पकड़ पाती हूँ तो नेचुरली आप लोग को तो और 3 बार पढ़ना होगा, है ना? और एक एक शब्द पर ठहर ठहर करके। निद्रा और प्रचला अधूर्व, पहले तो यहाँ तक हम समझ जाए। अधूर्व मतलब हमेशा नहीं, यहाँ तक का अर्थ इतना हुआ। निद्रा और प्रचला हमेशा नहीं। उसके बाद क्या करें, उदय वाली प्रकृतियां हैं, यानी अर्थ क्या निकला, निद्रा और प्रचला हमेशा उदय होने वाली प्रकृति नहीं है। हो गया काम खत्म इतने सेंटेंस का। क्योंकि हमेशा उदय नहीं है, जैसे अभी हमको उदय नहीं है तो अभी हमको उसकी हम वेदक कहलाएंगे क्या, निद्रा के वेदक कहलाएंगे कि वेदक कब कहलाता है, जब उसके फल को भोगते हैं, है ना। जिस समय फल को भोगते हैं, जिस प्रकृति का फल को हम भोगते हैं, उस समय हम उस प्रकृति का वेदक कहलाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, वहां उदय तो है दोनों प्रकृति का, लेकिन ये कभी उदय में रहती कभी नहीं रहती है। तो जिस समय उदय में रहेगी उस समय वो वेदक है उसका, जिस समय उदय में नहीं रहेगी उस समय अवेदक है। दुधियावली प्रकृति इनका कदाचित वेदक और कदाचित अवेदक होता है। यानी जो 11वें गुण स्थान में मुनि महाराज हैं वो कभी निद्रा का वेदन भी कर सकते हैं और कभी वेदन नहीं भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों प्रकृतियां हमेशा उदय में नहीं रहती है। आया क्या सेंटेंस का अर्थ समझ में? आगे चल रही हूँ, आगे और क्या कह रहे हैं उसी के बारे में आगे भी है। 1 मिनट। हाँ बोलिए। आप यार ऑन करो, अब मैं नहीं जवाब दूंगी। मैं इतनी देर से आपके प्रश्न का जवाब दे रही हूँ मेरी, क्योंकि जो आदमी बोलता है नजर फट से उधर जाती है। दीदी कल से कर लेगी, दीदी कल से। काला काला पर्दा दिखता है, एकदम से कैसे लगने लगता है। एक खाली हम विजया जी को बस छोड़ दिए, एकदम ही नहीं वो करती हैं तब, बाकी काले पर्दे से आज शायद आपको कोई तकलीफ हो रखी है ना। हाँ। चलिए हाँ बोलिए, याद आ गया हमको, बोलिए। क्या ये पहली लाइन वाला ही पूछ रही हूँ, अनुभाग उदय की अपेक्षा अवस्थित वेदक होता है, तो इसमें यही वहाँ होगा क्या? केवल हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि हमने रसगुल्ला खाया, एक रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन, उसका स्वाद खाने के बाद, पानी पीने के बाद में हम लोग सभी कोई कहते भाई रसगुल्ला का स्वाद 10 मिनट तक तो आता रहा, है ना। 10 मिनट तक हमको आज गुलाब जामुन खाए उसका टेस्ट आता रहा, तो 10 मिनट क्या हो गया, उसका वेदक काल हो गया, है ना। कितना उस रस गुलाब जामुन के स्वाद का। अच्छा, जिस समय हम खा रहे थे उस समय भी वही स्वाद था क्या, उससे ज्यादा स्वाद था? जिस समय हम खा रहे थे उस समय तो उसका बहुत ज्यादा स्वाद आ रहा था ना, और 10 मिनट के बाद में कम होता होता कम हो जाएगा। तो उसी तरह 11वें गुण स्थान के पहले दर्शनावरण और ज्ञानावरण का कैसा वेदक था, ज्यादा वेदक था। अभी 11वें आ गया, चूंकि सब चीज की अभी तक क्या चल रहा है, गुण श्रेणी आयाम चल रही है, निर्जरा चल रही है। हम लोगों ने भी पढ़ा ना कि यहाँ भी गुण श्रेणी आयाम चल रहा है, तो किसमें चल रहा है, ज्ञानावरण दर्शनावरण में ही चल रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई उतनी देर तक उनको वैसा ही, ये नहीं होगा कि अरे अभी तो थोड़ा सा आवरण, जैसे हम लोगों को, हम अभी कई बार आप लोग को आजकल कह देते हैं ना, याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, तो क्या है, उस शब्द संबंधी आवरण ज्यादा आ गया। तो वैसा वहां 11वें गुण स्थान में नहीं होता। जितना आवरण का वेदक, यानी जितना आवरण उसको घुसते समय उतना ही आवरण है, और जितना
11वां गुण स्थान जितना देरी तक, ऐसा नहीं होता कि किसी समय तो थोड़ा सा केवल दर्शन, मान लो केवल दर्शन से यहाँ पर केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण दोनों साथ ही होता है, तो कभी तो लगता है कि हाँ थोड़ा सा 11वें गुण स्थान महाराज को थोड़ा सा लोकाकाश ज्यादा दिखने लगा, फिर थोड़ी देर में लोकाकाश कम दिखने लगा, फिर लोकाकाश और ज्यादा दिखने लगा। ऐसा नहीं होता, उनको जितना उस समय, वैसे इसमें थोड़ा होता भी नहीं है, केवल ज्ञान केवल दर्शन जब भी होता है तो पूर्ण रूप से ही होता है। लेकिन एक तो अंधकार बहुत गहरा हो, एक अंधकार थोड़ा कम हो, बस इतना ही फर्क है। तो ये कह रहे हैं उसका जो अनुभाग है केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण का, वो अनुभाग अवस्थित है। ऐसा नहीं उनको होता कि कभी तो ज्यादा लग रहा हो कभी कम लग रहा हो, ऐसा बताना चाह रहे हैं। हाँ ठीक। अब ये निद्रा के बारे में चल रहा है आगे। यदि वेदक होता है, यानी निद्रा कर्म का वेदक होता है, तो जब तक वेदक रहता है तब तक अवस्थिक वेदक ही होता है। अगर निद्रा या प्रचला का दोनों में से किसी, निद्रा एक बार में एक ही उदय में आती है, तो जिस समय मान लो निद्रा का उदय अगर आ गया 11वें गुण स्थान में, तो जितनी देर तक उदय में रहेगी उतनी देर तक जो उसको वेदन होगा वो अवस्थित रहेगा, घट बढ़ नहीं होगा। क्योंकि अवस्थित वेदक, क्योंकि अवस्थित परिणाम वाला, चूंकि उसके परिणाम कैसे चल रहे हैं, अवस्थित चल रहे हैं। अंतराय कर्म की भी पांचों प्रकृतियों का, अब इसमें वेदक और अवेदक में मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, अंतर्मुक्त काल है तो, कि 10वें गुण स्थान में भी वेदक अवेदक शुरू से ही है। वेदक अवेदक एक बार में निद्रा वर्णी का हम 12वें गुण स्थान में भी आएगा। बहुत अच्छा कथन, 12वें गुण स्थान में बहुत अच्छा कथन आना चाहिए। मेरे को तो 12वां गुण स्थान याद था। मुझे ऐसा लगता है कि 11वें गुण स्थान में वेदक के साथ अगर चढ़ा तो निद्रा का वेदक के साथ चढ़ा तो मुझे लगता है अंतर्मुक्त काल तक, क्योंकि परिणाम अवस्थित है वहां पर, तो वेदक ही जैसा रहेगा। और प्रचला के इससे चढ़ा तो प्रचला का वेदक ही जैसा रहेगा। और नहीं, वो उस समय उसको उदय नहीं था निद्रा अथवा प्रचला का, और उसी समय वो 11वां गुण स्थान पाता है, तो मुझे लगता है कि फिर वो पूरे अंतर्मुक्त काल तक अवेदक रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मुझे मिला कहीं कुछ भी नहीं है, 2-3 लोगों के, महान महान लोगों की मैंने कुछ नहीं, यहाँ एकदम सिंपल कथन सब कोई कर रखे हैं। आज प्रणमेश सागर जी तो खैर कुछ कही नहीं रखे हैं, भैया थोड़ा समझाए, भैया के भी जितना सुने उसमें कुछ भी ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। फिर भी देखेंगे कहीं कुछ मिलेगा तो। मुझे लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहां पर तो अवस्थित परिणाम वाला है, तो बीच में वेदक या बीच में अवेदक शायद नहीं होना चाहिए। यदि वेदक होता है तो जब तक वेदक रहता है तब तक अवस्थित वेदक ही रहता है ना। कह दिया ना कि अगर वेदक बन के, इससे यही अर्थ ही निकल रहा है कि वेदक पने से चढ़ा है तो वो पूरा समय अवस्थित है, इसलिए वो वेदक ही रहेगा, और अवेदक पने से चढ़ा है तो फिर वो अवेदक ही रहेगा। इस सेंटेंस से अर्थ तो यही निकल रहा है, क्योंकि अवस्थित परिणाम वाला है। अंतराय कर्म की भी पांचों प्रकृतियों का अवस्थित वेदक ही होता है, क्योंकि अवस्थित एक भेद रूप परिणाम होने के पर इनके उदय का दूसरा प्रकार संभव ही नहीं है। शेष लब्धि कर्मांशकों का, अर्थात अंतराय की 5 प्रकृतियों के अतिरिक्त 4 ज्ञानावरण 3 दर्शनावरण प्रकृतियों का अनुभाग उदय वृद्धि हानि या अवस्थान रूप होता है। क्या कह दिए यहाँ पर, इतना बारीक विषय भाई। दर्शनावरण 4 है, अभी 4 का उदय चल रहा है वहां पर, केवल दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, निद्रा और प्रचला। और अंतराय की 5 प्रकृति भी है उदय में, अभी विच्छुत्ति हुई नहीं, क्या कहते हैं, उदय विच्छुत्ति हुई नहीं है, सत्व विच्छुत्ति, बंध विच्छुत्ति तो हो गई 10वें गुण स्थान में, चाहे उपसम हो चाहे छपक हो, लेकिन उदय विच्छुत्ति अभी नहीं हुई है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, शेष लब्धि कर्मांशकों का, लब्धि मतलब जो हम प्राप्त कर रखे, जो हमारे पास है, अर्थात अंतराय की 5 प्रकृतियों के अतिरिक्त 4 ज्ञानावरण, ऊपर केवल ज्ञानावरण बोले, अभी 4 ज्ञानावरण का भी उदय चल रहा है, 6 तो हुआ नहीं है। और दर्शनावरण केवल 1 दिए हैं, दर्शनावरण 4 है,
तो 3 दर्शनावरण प्रकृतियों का अनुभाग उदय, वृद्धि, हानि या अवस्थान रूप से होता है। यानी 4 ज्ञानावरण का और 3 दर्शनावरण का अनुभाग उदय कैसा होता है, तो यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं उसमें वृद्धि भी होती है, अनुभाग में हानि भी होती है, अथवा एक जैसा रूप भी रहता है। पूछ रहे हैं आगे, लब्धि कर्मांश किसे कहते हैं? जिनका क्षयोपशम रूप परिणाम होता है वे लब्धि कर्मांश हैं। कर्म का अंश है ना, कर्मांश क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि क्षयोपशमिक है, क्षयोपशमिक है, लब्धि रूप से प्राप्त है। किसी की लब्धि कितनी है, किसी की लब्धि कितनी, किसी का अंतराय कर्म का कितना किसी का ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का कितना आवरण है, किसी का कम आवरण है, किसी को बहुत सारी चीज याद है तुरंत। जैसे हमारी विजया जी नहीं है क्या, कोई भी चीज पढ़ो, एक गाथा कहाँ न कहाँ से उनको कैसे वो बोल देती हैं। देखिए उनके यादाश्त का क्षयोपशम देखिए तो है उनका। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि लब्धि कर्मांश किसे कहते हैं? जिनका क्षयोपशम रूप परिणाम होता है वे लब्धि कर्मांश हैं। यानी 12वें गुण स्थान तक तो जहां तक उदय विच्युति नहीं हुई है, प्रत्येक जीव लब्धि कर्मांशिक है। क्योंकि क्षयोपशम लब्धि होकर कर्मांशों को का लब्धि कर्मांश संज्ञा की सिद्ध होने विरोध का अभाव है। क्योंकि क्षयोपशम लब्धि कहीं उसी को जाती है कि किसी को कम, अपन लोग नहीं कह देते मेरा तो क्षयोपशम ही कम है, मेरा कुछ होता ही नहीं है, मेरा तो क्षयोपशम ही कम है, हम लोग बोलते हैं सारे दिन। तो थोड़ा सा भाव भासना तो हम लोग को है कि भाई कोई 1 बार पढ़ता तो याद हो जाता, कोई 5 बार पढ़ता तो भाई मेरा क्षयोपशम कम है, कोई 10 बार पढ़ के भी याद नहीं होता, पता मेरा तो क्षयोपशम ही नहीं है, मेरे तो याद ही नहीं होता है। तो यद्यपि एक ही उम्र के लोग हैं, एक ही वेद के लोग हैं, एक ही घर के लोग हैं, एक ही माँ के 4 बेटे हैं, लेकिन सबका क्षयोपशम अलग अलग होता है। क्योंकि ये क्षयोपशम कर्मांश है, सबका कर्मांश अलग अलग, भी कर्मांश सबका अलग अलग होता है तथा एक ही माँ के बेटे होने पर, एक ही घर होने पर भी सबका अलग अलग देखा जाता है। क्योंकि क्षयोपशम लब्धि होकर कर्मांशकों की लब्धि कर्मांश संज्ञा की सिद्धि होने में विरोध का भाव, विरोध नहीं होता है लब्धि कर्मांश के चलते क्षयोपशम का। इन समस्त लब्धि कर्मांशकों का अनुभाग उदय अवस्थित ही होता है, यह नियम नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं कि क्षयोपशम लब्धि है वो सारे जीव को बराबर ही पाई जाए, सारी चीज उसकी एक जैसी हो सकती। 2 जीव की अकलंक निष्कलंक, दोनों माँ जाए भाई थे, दोनों का अपार ज्ञान था, पर एक का लब्धि कर्मांश बहुत ज्यादा अच्छा था, 1 बार याद करने से हो जाता था याद, और दूसरे को 2 बार करने से होता था। तो वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि सबका लब्धि कर्मांश एक जैसा हो, ये नियम नहीं है। अरे खुद अपना ही घटता बढ़ता रहता है, एक का ही घटता बढ़ता रहता है। कितनी बज गई? रहने दो, क्या समय नहीं दिखा रहा, समय तो नहीं दिखा, 3 बज गए, 3 बज 3:45। मेरे से बोला ही नहीं जा रहा, इतनी दिक्कत से बोल रही मैं, एकदम नहीं बोला जा रहा था मेरे से। थोड़ा सा बोलने वाली थी, आपने शुरू कर दिया था ये वाला, तो फिर मैं चुप हो गई। थोड़ा सा मेहरबानी करिएगा, जैसे ऑडियो तो आएगा, जब आएगा भेज तो मैं भी तुरंत ही दूंगी, इसको फिर से पढ़ लीजिएगा, जहां नहीं समझ में आता वहां पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिएगा और कल पुनः पूछ लीजिएगा। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं बध्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देखूं तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पाल सदा भी मोक्ष का पंथ। द्वादशं जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।